वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के पेपर 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। और ख़ास करके जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। शैक्षिक मूल्यांकन वाला जो पार्ट है आपका, शैक्षिक आंकलन वाला, ठीक है। एजुकेशनल असेसमेंट आपको पेपर 1 में पढ़ना है और एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स आपको पढ़ना है पेपर नंबर 2 में। तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए थे हमने। चैप्टर 1 के वीडियोज़ भी दोनों के हो चुके हैं और भी क्लासेस आपकी होंगी। तो आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी शैक्षिक सांख्यिकी वाला, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र का शिक्षा शास्त्र के कोर्स 2 का आप मॉडल पेपर दीजिए, ठीक है, यानी शैक्षिक सांख्यिकी का। तो आज मैं शैक्षिक सांख्यिकी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, लघुत्तरीय प्रश्नों पर और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ मॉडल पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर। और महासंग्राम वीडियो भी जल्दी आएगा आपका, और 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आपके समक्ष जल्दी आ जाएगी इसकी। यानी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आपके सिलेबस से जिनसे प्रश्न परीक्षा में बहुत आने की संभावना है, या पिछले वर्ष पूछे गए हैं बहुत सारे प्रश्न, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और उन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं एजुकेशन फॉर बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर 2024-25 की परीक्षाओं के लिए पेपर नंबर 2 एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स यानी शैक्षिक सांख्यिकी न्यू मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें हमने रखा है, उसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखें, खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी मतलब अति लघुत्तरीय में जितने भी प्रश्न आपके आते हैं खंड आ में, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके। और एक प्रश्न लगभग आपका 2 नंबर का होता है अति लघुत्तरीय का, 50 शब्दों में लिखना है, लगभग 4-5 लाइनों में, ठीक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सांख्यिकी का अर्थ या परिभाषा दीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा, सांख्यिकी लिख करके छोड़ देगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि सांख्यिकी के बारे में आप क्या जानते हैं, या सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, या सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। इसका मतलब यही होता है। तो सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के शब्द से आई है, और अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है स्टेटिस्टिक्स, उससे बनी हुई है। और स्टेटिस्टिक्स जो शब्द बना हुआ है वो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता था, और सांख्यिकी का आधुनिक युग में अर्थ परिवर्तित हो गया है। चूँकि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में, पहले के समय में आज के समय में बहुत परिवर्तन हो चुका है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो सांख्यिकी का जो अर्थ पहले लगाया जाता था, आज वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, रीति अथवा उन रीतियों से लगाते हैं हम जो संख्यात्मक जो फैक्ट होते हैं, जो न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं, या संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं, उनमें हम प्रयोग करते हैं सांख्यिकी का। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी की परिभाषा को दिया है सेलिगमैन महोदय ने कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र की गई संख्यात्मक सामग्री के संकलन और उसी सामग्री का वर्गीकरण, उपस्थापन, तुलना या व्याख्या से रिलेटेड होता है, से संबंधित होता है, उसे सांख्यिकी बोलते हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं सांख्यिकी के बारे में, तो सांख्यिकी को मिलाकर के आप कोई शोधकर्ता, कोई शोधकर्ता होता है किसी मुद्दे पर शोध करने के लिए वो जाता है, कहीं पर भी शोध करता है, किसी भी समस्या को लेकर के वो जानकारी इकट्ठा करता है, तो वो सब एक प्रकार से जो सामग्री इकट्ठा करता है, जो डाटा इकट्ठा करता है, डाटा कलेक्शन करता है, उसको एक प्रकार से, चूँकि बहुत सारे डाटे इकट्ठे करने होते हैं, ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार के डाटे को, मतलब डेटा को या तथ्य को एक प्रकार से उसको याद करना होता है, या फिर रिवीजन के लिए उसको रखना होता है। इसीलिए उसको एक सरल तरीके में बांटना, या एक प्रकार से उसको संकलित करना, डाटा को इकट्ठा करना,
डाटा को बांटना, अलग अलग जो है सारणी में बांटना, अलग अलग कॉलम में, अलग अलग पंक्तियों में उसको सजाना, ताकि जब भी आप दोबारा देखें तुरंत आपके समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। क्लियर, ये बात ध्यान। जैसे स्कूल में टाइम टेबल बनाना हुआ, वो सांख्यिकी मेथड के द्वारा ही बनता है। वर्गीकरण के द्वारा आप देखते हैं किस प्रकार से पूरा प्रक्रिया करके और सारे के सारे डाटा को कि भाई कौन सा टीचर किस घंटे में कितना घंटे कहाँ पर पढ़ाएगा, किस कक्षा में पढ़ाएगा, ठीक है, कब पढ़ाएगा, ये सारी बातें फिक्स हो जाती है। तो सांख्यिकी वही होती है। सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए ब्लेयर महोदय कहते हैं कि सांख्यिकी परस्पर संबंधित अंकों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला होता है, जिससे कि उनके संबंधों एवं अर्थों की खोज की जा सके। एक विज्ञान तथा पद्धति होती है ये। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो सांख्यिकी की बात की जाए तो खास करके सांख्यिकी जो होती है वो सीधे सीधे एक प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी शोध के दौरान हमको जो भी डाटा इकट्ठा करना होता है या डाटा को कलेक्शन करते समय जो है जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी कुल मिलाकर के डाटा को इकट्ठा करने में मदद करती है और बहुत ही उपयोगी होती है। क्लियर, किसी भी शोध में। आगे बढ़ते हैं। और सांख्यिकी जो होती है ये गणना से होती है, संख्यात्मक गणना से इसका तात्पर्य होता है। संख्यात्मक तथ्यों को इकट्ठा करने में, उसको वर्गीकृत करने में, उसको बांटने में, डाटा को इकट्ठा करने में, डाटा को एक प्रकार से बांटने में मदद करती है सांख्यिकी हमारी। क्लियर। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, मध्यमान। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं खास करके मध्यमान को ही आप बोलते हैं माध्य। समांतर माध्य या मध्यमान बात एक ही है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है भाई, मध्यमान क्या होता है, या मध्यमान की अगर बात की जाए तो मध्यमान से आशय उस संख्या से होता है जो मध्यमान निकालने के लिए दिए हुए आंकड़ों के योग में क्या करते हैं, उन आंकड़ों की संख्या का भाग देते हैं और जो भी हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो भी अंक प्राप्त होता है उसको हम खास करके बोलते हैं मध्यमान है ये। अगर इसी बात को हम अलग शब्दों में आपको समझाएं तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक संख्याओं के समूह में, संख्याओं के कुल योग में समूह की संख्याओं का जो है समूह की संख्याओं की संख्या का भाग देने से जो भजनफल हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया क्या, मध्यमान। क्लियर। अगर मैं आपको इसको और सरल सा भाषा में आपको बताऊं, अभी मैं इसका उदाहरण समझूंगा मध्यमान निकालने की। एक मैं उदाहरण आपको बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं मध्यमान निकालने का एक तरीका होता है। जैसे कैसे मैंने बताया, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर मध्यमान। मध्यमान का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र भैया? अच्छा, मध्यमान को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? ये x बार से। क्लियर। इसका सूत्र होता है सिग्मा x बटे एन। सिग्मा यहाँ पर कैपिटल एक्स कर लीजिएगा चूंकि ये x, तो सिग्मा x बटे एन। यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है जोड़, x माने संख्याएं जितनी दी गई हैं तो उन्हीं संख्याओं का हमने जोड़ लिया। नंबर एन मतलब होता है नंबर ऑफ जो है मतलब कितने नंबर मतलब दिए, कितनी संख्याएं हैं कुल मिलाकर के। क्लियर। अब मान लेते हैं हमको कि निकालना है कोई सीरीज दी गई, जैसे ये सीरीज दी गई तो इसका मध्यांक निकालना है। ठीक है, मध्यांक होती है माध्यिका, ठीक है, लेकिन मध्यमान होता है जो जिसको बोलते हैं खास करके माध्य, समांतर माध्य। जैसे 1 2 3 4 5 हमको इतनी संख्याओं का दी गई श्रेणी का माध्य निकालना है। तो वैसे इसमें दिख रहा है कि भाई माध्य कौन सा है इनमें से, माध्य इसका 3 ही निकलेगा। लेकिन अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ कैसे सूत्र पर रखेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ दें तो 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और बटा भाग किससे कर देंगे, कुल संख्या से। 1 2 3 4 5 संख्याएं कुल मिलाकर के भी हैं तो 5 संख्या है। ठीक है, और इन सभी संख्याओं को जोड़ें कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, 15 बटे 5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 5 तिया 15, 3 आया और 3 ही क्या हो गया, ये हो गया आपका मध्यमान। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये जो निकला 3 यहाँ पर, यही आपका हो जाएगा क्या, मध्यमान। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मध्यमान की परिभाषा आपसे पूछी गई तो मध्यमान की परिभाषा को देते हुए ग्रीनवाल्ड महोदय कहते हैं कि मध्यमान वह मूल्य होता है जो दिए गए समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर हमको प्राप्त होता है। FC मिल्स महोदय कहते हैं कि मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र होता है, मतलब बीच का स्थान होता है, गुरुत्व केंद्र जिसके जो है मतलब जिसी के इर्द गिर्द, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5। अच्छा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। जो काम औसत का होता है मैथ में
मैथमेटिक्स में वही काम होता है समांतर माध्य का भी। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होगा। मान लेते हैं किसी ए नाम के व्यक्ति के पास एक आम था, ठीक है, बी नाम के व्यक्ति के पास दो आम था, सी नाम के व्यक्ति के पास तीन आम था, डी नाम के व्यक्ति के पास चार आम था और खास करके ई नाम के व्यक्ति के पास पांच आम था। अब आपसे कहा जाए कि इन पांचों लोगों में बराबर बराबर आमों की संख्या बांटनी है आपको, तो क्या करेंगे। सबसे पहले आम सारे के सारे आमों को इकट्ठा कर लेंगे कि भाई कितने आम हैं। तो आपने इकट्ठा किया आम की भाई 5 4 9, 9 1 10 और 5 15 आम कुल मिलाकर के आपके पास इकट्ठा हुए। अब आपने देखा कि कुल टोटल आम की संख्या कितनी, 15। कितने लोग हैं भैया, 5 लोग हैं। अब इन्हीं पांचों लोगों में बराबर बराबर हमको आम बांटना है, तो कितना बांटेंगे। क्योंकि 5 से हम भाग दे देंगे, क्यों भाग देंगे, चूंकि 5 लोग हैं तो जब भाग देंगे 5 एकम 5, 5 या 15, नहीं अगर 3 आम हम इनको देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए 3 आम ए को आपने दे दिया, 3 आम बी को दे दिया, 3 आम सी को, 3 आम डी को और 3 आम आपने ई को दे दिया। अब देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 आम हो गए। अब देखिए जहाँ ए को पहले एक आम प्राप्त था वहीं पर अब उसको 3 आम मिल गए, तो ये भी इसको भी 3 मिल गया, सभी को 3 आम मिल जाएंगे। तो यही होता है एक प्रकार से औसत। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। और जो काम एवरेज का मैथ में होता है वही एक प्रकार समांतर माध्य होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, घोष और चौधरी मध्यमान की परिभाषा देते हैं, समांतर माध्य की परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि समांतर माध्य जिसे समांतर मध्यंक, समांतर मध्यक या केवल मध्यक भी कहते हैं, वह परिणाम होता है जो किसी चल पदों के मूल के योग को उसकी संख्या से भाग देकर के प्राप्त किया जाता है, कुल मिलाकर के यही होता है मध्यमान। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न आंकड़ों का मध्यांक मान ज्ञात कीजिए। मध्यांक मान बोले या माध्यिका बोले, ठीक है, या मध्यांक बोले, बात एक ही है। माध्यिका या मीडियन बोले तो इसका सभी का मतलब एक होता है। मीडियन का सूत्र क्या होता है, मीडियन का सूत्र होता है n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। ठीक है, ये सूत्र होता है 2वां पद, केवल वह है। ठीक है, n+1/2वां पद ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, n माने होता है जितनी संख्याएं हैं वो नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं, जितनी सीरीज में संख्या दी जाएंगी उसको n बोलते हैं। 1 किसको बोलते हैं भैया, 1 ये सूत्र से एक जोड़ देंगे, जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी आपको उनमें एक जोड़ देना है और 2 से भाग देना है। जो नंबर आएगा, मान लेते हैं 4 नंबर आता है, कुल मिलाकर के मान लेते हैं 4 संख्या, मतलब कि 5 संख्या थी। अब 5 में एक जोड़ दिया, हो गया 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आ गया। अब श्रेणी में आपको आ गया कि 3वां पद आपके समक्ष आया। अब जो तीसरे नंबर पर होगा वही हो गई माध्यिका। आइए इसको एक आंकड़े के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आंकड़ा आपके समक्ष है भैया, कौन सा आंकड़ा दिया गया है कि भाई निम्न आंकड़ों का मध्यांक मान या माध्यिका ज्ञात कीजिए या फिर मीडियन ज्ञात कीजिए। क्लियर, अब इसको इसी सूत्र पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, n+1/2वां पद। लेकिन उससे पहले एक काम करना होता है, मध्यांक मान निकालने के लिए या फिर जो है मध्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है भैया। मध्यांक, चूंकि प्रोफेसर बाउले कहते हैं कि मध्यांक जो होता है वो क्या होता है, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तो जब लगभग मध्य का पद का मूल्यांक होगा वही। ठीक है, इसके अलावा मध्यांक की परिभाषा दी टेट महोदय ने कहा कि मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और उसके ऊपर समूह के, मतलब जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, मतलब बीच का एकदम से अंक होता है, उसी को मध्यांक बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब समझते हैं सूत्र कैसे, प्रश्न मतलब आपसे पूछा जाएगा जो है मतलब ये गणित का सवाल, तो आप कैसे लगाएंगे इसको, ये प्रश्न जरूर आएगा। अब देखिए सीरीज दी गई, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, मध्यांक निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा भैया कि ये जो श्रृंखला दी गई इसको या तो घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो आप, या बढ़ते से घटते क्रम में लिख लो, आपको एक क्रम में जरूर लिखना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा किस क्रम में, पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें से, 8 है, फिर उससे छोटी फिर 10 है, उससे छोटी भैया कौन सी है, 12 है, फिर उससे छोटी फिर 2 बार 12 है, यहाँ पर 12 2 बार है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर और उससे छोटी संख्या कौन सी आपकी आ गई, 13 है, 13 के बाद आपकी 14 है, मतलब उससे बड़ी। ठीक है, 14 के इससे बड़ी और कौन सी इसमें, 14 से बड़ी 15, 15 से बड़ी 16, 16 से बड़ी कौन सी हो गई आपकी 17। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये संख्याएं देखिए, यहाँ पर कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर के कितनी संख्या भैया? 9 संख्या है। अब इस संख्या में से आपसे पूछ रहा है कि जो आपका जो है मध्य का अंक क्या होगा, मतलब मध्यांक मान क्या होगा, मध्य के अंक का मान क्या होगा, उसको बोलते। जो माध्यिका होती है वो मध्य के अंक का मान होती है, जबकि माध्य जो होता है वो मध्यांक ही होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखें, अब इसको निकालना कैसे? अब सूत्र आपका क्या मैंने बताया था, n+1/2 समापद। अब n+1 क्या हो गया आपका? n माने होता है कितनी संख्या, कितनी संख्या भैया? आपने गिना अभी 9 संख्या है, 4 और 4 8 और 1 9, 9 संख्या है। तो 9 n के जगह स्थान पर रख दो, कितना हो जाएगा? n के स्थान पर अगर 9 रख देंगे तो 9 और 1, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 2 आपका रहेगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना निकला भैया? 5 निकला। और 5 में क्या पीछे लगेंगे? 5वां पद। अब 5वां पद इसमें आप सीरीज में देखेंगे, इस सीरीज में नहीं देखेंगे जो आपको दी गई है। अब जो आपने नई सीरीज बनाई है आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में, ठीक है, आप सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में जो आपका ये सूत्र पे रखेंगे कि जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दें। जो भी पद निकलेगा, जो भी नंबर, यानी 5वां पद निकला तो 5वां पद कौन सा? पहला पद 8 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद 12 है और 5वां पद 13 है। तो यहाँ पर आएगा 13, ठीक है। 5वां पद आप लिखेंगे, चूंकि 5वें पद के स्थान पर संख्या कितनी है? 13 है, इसीलिए दी गई श्रृंखला की का जो मध्यांक मान होगा या माध्यिका होगी वो क्या होगी? वो आपकी होगी भैया 13, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, 13 दी गई सीरीज की क्या है भैया? ये बात 13 क्या है? 13 दिए गए सीरीज की क्या है भैया? माध्यिका है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखा, समझा। तो ये आपका सूत्र है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न तो आप आसानी से बता पाएंगे। इस प्रकार के सवाल को आप हल कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। सवाल जब आप हल करते तो आपको पूरा नंबर मिलता है। तो ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय में भी आ सकता है, यही प्रश्न। तो अगर आप इसको हल कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटता इसका, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। बहुलांक क्या होता है? बहुलांक, बहुलांक या फिर एक प्रकार से बहुलक बात एक ही होती है। बहुलांक से आशय उस पद या मूल्य से होता है जो किसी समंक श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है, और इसे खास करके भूयष्टक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से कई बार आता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। बहुलांक की परिभाषा को देते हुए एल्हांस महोदय कहते हैं कि बहुलांक एक संपर्क माला का वह पद होता है जो सबसे अधिक बार आता है उस श्रेणी में। यह श्रेणी के बाहुल्य मूल्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसे वास्तव में फैशन या प्रचलन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि माप के पैमाने पर बहुलांक वह बिंदु होता है जहां पर वितरण में सबसे अधिक आवृत्तियां केंद्रित होती हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं, बहुलांक किसी भी श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। जैसे मान लेते कोई मैं श्रृंखला दूं, जैसे एक श्रृंखला मैं दे रहा हूँ 5 6 7 7 7 8 9 7 और 10। अब ये श्रृंखला यहाँ पर आपको दी गई है, आपसे पूछेगा यहाँ पर बहुलक क्या है या बहुलांक क्या है, तो आप क्या बताओगे? देखिए 5 किस एक बार आया है, 6 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, ठीक है, 9 एक बार आया, 10 एक बार, लेकिन 7 यहाँ पर 4 बार आया है। 1 2 3 4। अब देखिए दी गई श्रृंखला में बहुलांक कौन सा है? 7 है। 7 क्या है भाई? बहुलांक है, या एक प्रकार से 7 बहुलक है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो बहुलक वही होता है। क्राक्सटन और कोउडन महोदय कहते हैं कि बहुलांक विभिन्न अंकों का वह समूह है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक जो मूल्य होते हैं वो केंद्रित होते हैं। तो ये होता है बहुलांक या बहुलक। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है धन कोरिलेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धन कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मुख्य रूप से कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? सहसंबंध जिसको आप बोलते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, सहसंबंध जिसको बोलते हैं। तो कोरिलेशन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है धन सहसंबंध या धनात्मक सहसंबंध या धन कोरिलेशन, ठीक है, या भुज, दूसरा होता है भुज कोरिलेशन, तीसरा होता है शून्य कोरिलेशन, ठीक है, और आपका चौथा होता है कुल बिनर कोरिलेशन, ठीक है।
तो इनमें से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया धन कोरिलेशन से। धन कोरिलेशन क्या होता है इसको बताएं, या धन सहसंबंध जो होता है वो क्या होता है। तो धन कोरिलेशन के अंतर्गत एक्स वेरिएबल का बढ़ना और घटना वाई वेरिएबल के बढ़ने और घटने से जुड़ा हुआ है। मतलब जब वाई मतलब एक्स वेरिएबल बढ़ेगा तो एक प्रकार से एक्स का मान जब बढ़ता है तो वाई का मान भी बढ़ता है, और जब एक्स का मान बढ़ता है तो वाई का मान बढ़ता है, और जब वाई का मान बढ़ता है तो एक्स का मान बढ़ता है, और जो घटेगा तो घटेगा। मतलब कि दोनों मतलब यही होता है, मतलब घटना नहीं है इसमें, जो है आप ये घटने वाला मान नहीं, मतलब इसमें बढ़ना वाला है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं पिता और पुत्र की लंबाई की अगर बात की जाए, तो पिता और पुत्र की लंबाई के उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि पिता और पुत्र की लंबाई जो है जिस तरीके से होती है ठीक उसी प्रकार से ये धन को रिलेशन होता है पिता पुत्र की लंबाई में, यील्ड और रेनफॉल में। ठीक है, इसके अलावा धन को रिलेशन का पूर्णतः उदाहरण होता है लोहे की गेंद की लंबाई प्रत्येक डिग्री तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, उसी प्रकार से ये धन को रिलेशन होता है। तो जब एक प्रकार से मतलब कोई दो संख्या मतलब कि दो चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं दो चीज़ें कौन कौन सी, मान लेते हैं जैसे गन्ने का रेट बढ़ जाए, अभी गन्ने का रेट बढ़ जाए तो चीनी का रेट बढ़ जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, जिससे बनती है, तो मतलब कि ये एक चीज़ बढ़ने से या एक चीज़ का दाम बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं खास करके धन कोरिलेशन। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मानक विचलन के गुण और अवगुण बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपका है मानक विचलन के गुण और अवगुण बताइए। मानक विचलन की अगर बात करें तो मानक विचलन के गुण की अगर बात करें तो पहला गुण ये है भैया, पहला गुण ये है कि जो मानक विचलन होता है ये माध्य से बड़े बंटन के विचलन का केवल एक अंक में ही संक्षेपण कर देता है, और इसे परिवर्तित के यूनिट के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। तो माध्य से बड़े बंटन के विचलन का केवल एक अंक में ही संक्षेपण करने का काम करता है मानक विचलन, ये इसका गुण है, इसकी क्वालिटी है। दूसरा गुण इसका ये होता है कि जो मानक विचलन होता है ये मतलब ये इसका सूचक भी है कि किसी व्यष्टिगत में माध्य के विचरण में मिलने वाला अंतर वास्तविक है या संयोगिक है। व्यष्टिगत मतलब कोई छोटा कोई शोध या कोई छोटा एक प्रकार से काम, तो जब भी कोई चीज़ होती तो उसमें माध्य से विचरण में मिलने वाला जो अंतर होता है वो वास्तविक या संयोगिक हो सकता है। इसके अलावा चौथी बात तीसरा गुण ये होता है मानक विचलन का कि मानक त्रुटि के परिकलन में सहायता करता है ये। इसके अलावा मानक विचलन का जो मान होता है तो मान्य निष्कर्षों के लिए इसके द्वारा सैंपल के आकार के निर्धारण में सहायता भी मिलती है। तो ये सब इसके गुण होते हैं मानक विचलन के। जबकि मानक विचलन के दोष की अगर बात की जाए या अवगुण की बात की जाए तो इसके दोष भी हैं। जैसे इसके अगर दोष की बात की जाए मानक विचलन के दोष की, तो इसका जो दोष या अवगुण की अगर बात की जाए तो इसका या केवल अवगुण इसका ये है कि यह केवल चरम मानों को ही प्रभावशाली मानता है, और पहले विचलनों का वर्ग निकालना तथा बाद में इसका मोल निकालना एक लंबी प्रक्रिया होती है ये मानक विचलन की। और मानक विचलन जो होता है वो लंबी प्रक्रिया है, और इसी कारण से जो है ये इसका अवगुण माना जाता है। मानक विचलन को आप एमडी से प्रदर्शित करते हैं, किससे? एमडी से प्रदर्शित करते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन निकालने में एक प्रकार से मध्यमान विचलन का प्रयोग किया जाता है। मध्यमान विचलन जो होता है वो खास करके मध्यमान विचलन का मतलब होता है एमडी। ठीक है, और एमडी बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे एन, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, मानक विचलन एक होता है माध्य विचलन। मानक विचलन को एमडी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, माध्य विचलन को एसडी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब विचरण गुणांक एक होता है, विचरण गुणांक की अगर बात की जाए तो विचरण गुणांक अगर आपको निकालना है तो आप स्टैंडर्ड मतलब कि जो माध्य विचलन होता है उससे अगर आप माध्य भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं तो आपका विचरणता गुणांक निकल आता है। अब प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सातवां प्रश्न वही पूछा गया आपसे कि विचरणता गुणांक का सूत्र लिखिए। अब विचरणता गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक की अगर बात की जाए, विचरण गुणांक, ठीक है,
विचरण गुणांक का सूत्र होता है एस डी बटे माध्य, ठीक है, एस डी बटे माध्य गुणे 100। ये सूत्र होता है किसका? विचरण गुणांक का। एस डी क्या है भैया? एस डी होता है माध्य विचलन, ठीक है। एस डी क्या होता है? एस डी होता है माध्य विचलन, और एम डी क्या होता है? मध्यमान विचलन। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए, मध्यमान मतलब माध्यिका विचलन, ठीक है। तो माध्यिका जो होता है वो मध्यमान विचलन वहाँ से प्राप्त होता है। और अगर बात की जाए इसकी एस डी की, तो ये माध्य विचलन होता है, यानी कि इसको ये एक प्रकार से माध्य से समांतर माध्य से रिलेटेड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है विचरणता गुणांक का सूत्र। फिर से एक बार सुन लीजिए, विचरणता गुणांक बराबर होता है एस डी यानी कि माध्य विचलन बटे माध्य और गुणे 100, तब आपका निकल आएगा विचरणता गुणांक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट से आप देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहो, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है, श्रेणी क्रम विधि का उपयोग कीजिए, या उपयोग लिखिए। श्रेणी क्रम विधि, श्रेणी क्रम विधि के बारे में अगर बात की जाए तो श्रेणी क्रम विधि जो होती है इसका उपयोग, पहला उपयोग तो इसका ये है कि जब वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान क्रम में दिए हों, या जो है वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान अगर एक क्रम में दिए होंगे, तब श्रेणी क्रम विधि बहुत उपयोगी होती है। दूसरा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्राप्तांक अव्यवस्थित रूप में दिए होते हैं। तीसरा काम मतलब इसका उपयोग तब किया जाता है कि जब पदों की संख्या 30 से कम हो, और इस विधि का उपयोग परिणाम देता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। चौथी बात, जब दो परीक्षणों में सत्यता और विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो, तब भी आप श्रेणी क्रम विधि का प्रयोग करते हैं। और पांचवी बात, जब वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान पर क्रम दिए हों तो भी आप जो है श्रेणी क्रम विधि का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये श्रेणी क्रम विधि का उपयोग होता है। तो ये 5 उपयोग आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, इसको बताएं। आवृत्ति बहुभुज क्या होता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज का मतलब, बहुभुज का मतलब सीधा सा होता है वह चित्र जो कई भुजाओं से घिरा होता है, कई भुजाओं से बना होता है, वो होता है बहुभुज, ठीक है। तो ऐसा चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हो वो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण को या उसके विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है अपनी एक एक भुजाओं के माध्यम से, वही आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आवृत्ति बहुभुज क्या होता है? अपनी भुजाओं के माध्यम से वो आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को दिखाता है, उसी को आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आवृत्ति आयत भी होता है, जो आयताकार होता है, और एक प्रकार से वो आयत के हिसाब से जो है मतलब चित्र के हिसाब से वो चीज़ों को मतलब कि 4 भुजाओं के द्वारा बनी होता है आयत। ये होता है आयत। बहुभुज में कई सारी भुजाएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं अब ये बहुभुज हो गया आपका, ठीक है। तो यही होता है आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति आयत। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 10वां प्रश्न है, प्रोडक्ट मोमेंट विधि क्या होती है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रोडक्ट मोमेंट विधि किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषता बताएं, या प्रोडक्ट मोमेंट विधि क्या होती है? सरल शब्दों में, 50 शब्दों में इसके बारे में बताएं। तो प्रोडक्ट मोमेंट विधि की अगर बात की जाए तो अधिकांशतः सहसंबंध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि का किसके प्रयोग के लिए भैया? को रिलेशन ज्ञात करने के लिए, सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट विधि का उपयोग करते हैं। और प्रोडक्ट मोमेंट विधि को विकसित किया था कार्ल पियर्सन ने। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि, तो प्रोडक्ट मोमेंट विधि को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल पियर्सन ने, और इसीलिए इसको पियर्सन विधि भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये जानिए कि प्रोडक्ट मोमेंट विधि ये सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कार्ल पियर्सन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
बस इतना इतना लिखना था, 50 शब्दों में ही आपको लिखना, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। तो 50 शब्दों में आप अगर इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। आगे देखिएगा, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और खंड बा में आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे और इनकी संख्या 8 होगी, जिनमें से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न ही करने होंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है और लगभग इसके एक प्रश्न के नंबर की अगर बात की है तो लगभग 8 या 10 नंबर आपको दिए जाते हैं एक प्रश्न के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फटाफट से आप बताएंगे सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है, इसके कई प्रकार होते हैं सांख्यिकी के, इसके बारे में आप बताएं। ठीक है, बताइए भाई, सांख्यिकी के बारे में आप बताएं। सांख्यिकी शब्द मैंने आपको बताया था लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन का शब्द है स्टेटस, स्टेटस शब्द से बना हुआ है और स्टेटस शब्द राज्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति स्टेटिस्टा शब्द से मानते हैं और कुछ विद्वान स्टेटस शब्द से मानते हैं। इसको लेकर के डिबेट भी रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो सांख्यिकी का कार्य का विस्तार हुआ है। आज उद्योगों के क्षेत्र में, श्रम विभाग मतलब श्रम के क्षेत्र में, समाज कल्याण के लिए, संचार व्यवस्था में, सेना में, सभी जगहों में जो डाटा होता है उन सभी या आंकड़ा जो होता है उसका विश्लेषण करने में इसका प्रयोग किया जाता है सांख्यिकी का, ये बात ध्यान रखेंगे। और सांख्यिकी का विकास जो हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है हर एक क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखें तो। सांख्यिकी कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अगर बताएं तो सांख्यिकी 5 प्रकार से की होती है। पहली सांख्यिकी होती है सैद्धांतिक सांख्यिकी, दूसरी सांख्यिकी है वर्णनात्मक सांख्यिकी, तीसरी सांख्यिकी है अनुमानिक सांख्यिकी, चौथी सांख्यिकी है व्यवहारिक सांख्यिकी और पांचवी है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। पहली सांख्यिकी कौन सी भैया? सैद्धांतिक सांख्यिकी। सैद्धांतिक सांख्यिकी क्या होती है? सैद्धांतिक सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो इस सांख्यिकी में सूत्र निर्माण तथा विकास पर ध्यान दिया जाता है। मध्यमान, क्रम अंतर, विश्वसनीय चीज़ों को ज्ञात करने के लिए खास करके ये सैद्धांतिकी या सैद्धांतिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस प्रकार के सांख्यिकी के विकास में गणित का विशेष योग रहता है सैद्धांतिक सांख्यिकी में। दूसरी जो सांख्यिकी होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी में समूहों की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है, जैसे जनसंख्या का विश्लेषण करना हुआ, किसी समूह के संगठन का विश्लेषण करना हुआ और उसके आधारों का प्रभाव या तथ्यों का संकलन करना हुआ, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, इन सभी के वर्णन में से खास करके जनसंख्या की प्रकृति, पढ़ने वाले कारणों का परिणाम, खास करके जनसंख्या पर जनसंख्या क्यों बढ़ती है, क्यों घटती, तमाम प्रकार के उसके कारण उसका विश्लेषण करना होता है, तो उसको बोलते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी। तीसरी जो सांख्यिकी होती है वो होती है अनुमानिक सांख्यिकी। इस प्रकार की सांख्यिकी प्रतिदर्श को आधार मान करके किसी बड़े समूह का अध्ययन करती है और आंकड़ों का संकलन करती है। विश्लेषण के लिए अनेक संभाव्यता नियमों, मानक मध्यमान की मानक त्रुटि, विश्वसनीयता के स्तरों का पता लगा करके त्रुटियों की संभावना की जाती है और शुद्धता और सरलता के अनुमान भी लगाए जाते हैं। अनुमानिक सांख्यिकी जो है एक प्रतिदर्श को आधार मानती है, एक सांचा, एक नमूना को कि थोड़ा सा चेक कर लो, थोड़ा सा जान लो, उसके बाद में उसी के आधार पर पूरे बड़े समूह की व्याख्या कर डालो। ठीक है, यानी कहीं पर आप इंग्लैंड में जाओ और इंग्लैंड में लगभग अलग अलग क्षेत्रों से 10-12 लोगों से मिलो और उसके बाद में फिर आकर के यहाँ पर कहो कि भाई इंग्लैंड के लोग ऐसे हैं, इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, या जैसे आप बोलते हैं कि भाई यूपी के लोग ऐसे हैं, तो आप यूपी में जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, बस कुछ लोगों के मिलने के बाद में आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई यूपी के लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, जैसे आपको मिले होते हैं। तो बहुत ही कम चीज़ों को देख करके या बहुत ही कम मटेरियल को लेकर के, एक नमूना लेकर के, सैंपल लेकर के और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता देना कि भाई ये ऐसा होगा, वो होता है अनुमानिक सांख्यिकी। क्लियर? चौथी सांख्यिकी होती है व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी की बात करें तो व्यवहारिक सांख्यिकी में दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जन्म मरण का आंकड़ा हुआ कि कितने लोग मरे पूरे मतलब भारत में या पूरे दिन में, कितने लोग जिंदा रहे, मतलब कितने लोग मरे, कितने लोग एक प्रकार जन्म लिए, उत्पादन कितना रहा, आय व्यय कितना हुआ, राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मतलब जो घटते बढ़ते रहते, तो ये व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। पांचवी सांख्यिकी होती है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की सांख्यिकी के आधार पर
भविष्य कथन किया जाता है। इसमें दो या अधिक चल राशियां होती हैं उनके सहसंबंध को ज्ञात किया जाता है और इस आधार पर भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की घोषणा की जाती है कि भविष्य में ऐसा होगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो उसका भी मान बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो इसका मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एक प्रकार से ये होता है अनुमानित सांख्यिकी, सॉरी ये होती है भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी, भविष्य में क्या होने वाला है तो सहसंबंध के आधार पर ये एक प्रकार से भविष्य के चीज़ों का अनुमान लगा लेती है और उस भविष्य की चीज़ों के बारे में बताती है। तो सांख्यिकी ये होती है। सांख्यिकी के कई प्रकार होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, वर्गांतर किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताएं। वर्गांतर किसे कहते हैं, बताइएगा भाई सभी लोग, वर्गांतर क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा ये। वर्गांतर से आप क्या समझते हैं या वर्गांतर किसे कहते हैं। तो वर्गांतर से अभिप्राय होता है आंकड़ों को बराबर के समूह में निश्चित संख्या में बांटना, उसको बोलते हैं वर्गांतर। क्लियर। जैसे मान लेते हैं किसी क्लास में 25 छात्र या 25 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं। अब इन छात्रों के 5 समूह बनाए जाएं तो प्रत्येक समूह में कितने छात्र आएंगे, 5 छात्र आएंगे, तो इसी को वर्गांतर बोलेंगे। अब 25 छात्र पढ़ रहे हैं, अब 25 छात्रों का हमने कितना कॉलम बनाया भैया, 5 कॉलम बनाया। तो 5 कॉलम जब हमने बनाया तो 5 लोग एक एक कॉलम में 5 विद्यार्थी आ गए। 5 विद्यार्थी सबसे पढ़ने में तेज हैं, 5 विद्यार्थी उससे भी कम पढ़ने में तेज हैं, 5 विद्यार्थी जो है सामान्य हैं, 5 विद्यार्थी एकदम से मूर्ख हैं और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कुछ भी बताओ तो उनके समझ में नहीं आता है। तो ऐसे करके हमने बांट दिया इनको। तो समूह में बांट देना एक प्रकार से निश्चित संख्या में, आप बराबर संख्या में बराबर के समूह में निश्चित संख्या में विभाजित कर देना ही आंकड़ों को, वही होता है वर्गांतर। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो या तो हुई किसी एक चर की बात जो मैंने अभी आपको बताई। अगर किसी कक्षा में 50 छात्रों के अधिकतम 80 तथा न्यूनतम 30 अंकों के प्रसार में वर्गांतर बनाते हैं तो हमें पदों को इस प्रकार व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात की जाए पदों को कैसे आप व्यवस्थित करेंगे, वर्गांतर बनाने का सूत्र होता है खास करके साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसका सूत्र होता है रेंज ऑफ स्कोर बटे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1 कर देते हैं उसमें, यानी प्रसार, रेंज ऑफ स्कोर को प्रसार बोलते हैं, वर्ग का आधार का सूत्र होता है प्रसार बटे वर्गांतर की संख्या प्लस में 1 कर देते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि भाई 50 छात्रों की संख्या थी तो 50 छात्रों की संख्या थी, ओके, और खास करके वर्गांतर क्या होता है, वर्गांतर का सूत्र देखिए 50 छात्रों के अधिकतम कितने हैं, अधिकतम 80 और न्यूनतम कितना है 30 है, अंकों के प्रसार है। तो अधिकतम में से जब आप एक प्रकार से न्यूनतम घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 50 बचेगा। तो 50 जो हो जाएगा वो आपका प्रसार क्षेत्र हो जाएगा। वर्गांतर 5 अंकों का बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जब 5 अंकों का बनाना है इसीलिए वर्गांतर की संख्या जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, बटे में आपकी वर्गांतर की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 भागों में या 5 समूह में आपको बांटना है। तो वर्गांतर की संख्या बराबर कितनी होगी, 50 बटे 5 और धन 1। 50 से 5 को काटेंगे कितना होगा आपका, 50 दो हमा 10, तो 10 में फिर 1 आपको प्लस करना, 10 में 1 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 11 जो आपका निकला यही आपका हो जाएगा वर्गांतर। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। वर्गांतर क्या निकलेगा भैया, वर्गांतर जैसे आपको निकालना है वर्गांतर तो आप निकालेंगे कितना भाई, वर्गांतर निकालने के सीधा सीधा क्या होता है, वर्गांतर 5 अंकों का बनना होता है या बनाना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो भी अधिकतम चीज़ें दी हूँ 80 दी है, न्यूनतम आपका 30 दिया है, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे, ठीक है, तो आपका कितना निकलेगा, आपका निकलेगा भैया जितना निकले उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, और आपका वो निकल आएगा अगला। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको अधिकतम चीज़ दी गई है 30 और मतलब कि आपका क्या दिया गया है, 30 दिया गया और 35 दिया गया। ठीक है, अधिकतम है आपका 35 और न्यूनतम है 30। अब क्या होगा, आपको वर्गांतर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 35 में से आप 30 घटा देंगे। जब 35 में से 30 घटाएंगे कितना निकलेगा आपका, 35 में से 30 घटाएंगे तो आपका निकलेगा भैया 5। क्लियर, नहीं ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये जो मैंने आपको बताया तो ऐसे 80 में से 30 निकालना है तो उसमें वही आप ध्यान रखिएगा, 80 में से 30 निकालना, तो 80 अधिकतम है तो उसमें से 30 जब घटा देंगे तो बचेगा 50। और आपको चूंकि 5 कक्षा में मतलब कि 5 की संख्या में बांटना है तो आप 5 से उसको भाग दे देंगे, मतलब वर्गांतर की संख्या जितनी होगी उसी से आपको भाग दे देना है और फिर 1 प्लस कर देना है, तो वो निकलेगा आपका वर्गांतर। तीसरा प्रश्न है आपका, समावेशी श्रेणी की विशेषता बताएं।
अब समावेशी श्रेणी की विशेषता की अगर बात की जाए तो समावेशी श्रेणी में क्या होता है, ये भी वर्गांतर से ही रिलेटेड होती है, क्लास इंटरवल से। और क्लास इंटरवल का मतलब होता है सीआई, जिसको बोलते हैं वर्गांतर अंग्रेजी मतलब हिंदी में। तो जो समावेशी श्रेणी होती है, इस प्रकार की श्रेणी में पहले क्या किया जाता है कि जो अंक होते हैं, अंक में वर्गांतर के आकार की संख्या को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें वर्गांतर निकालने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं वर्गांतर कैसे निकलता है, मान लेते हैं कोई श्रृंखला दी जाए आपको, मैं एक उदाहरण के रूप में अगर आपको समझाऊं, जैसे कि जैसे 30, 31, 32, 33, 34 या जो भी हो, तो मान लेते 30 से 34 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। तो 5 5 का आपको वर्गांतर करना है इसमें से, या ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि आपको 30 संख्या दी गई और 30 के बाद में आपको आगे बढ़ना है, तो 30 के बाद में आप 35 करेंगे, ठीक है। अब 35 जो होगा, 35 में से एक घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34। तो ये आपका हो जाएगा 34। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 35 के बाद में क्या आएगा, 40। वर्गांतर आपका मान लेते हैं 5 है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। अब 40 में से अगर आप कितना घटाएंगे भैया, 40 में से अगर आप 5 घटा देंगे कितना निकलेगा, क्योंकि 5 आपने यहाँ पर बढ़ाया तो 5 यहाँ से 40 से आप घटाएंगे, ठीक है, सॉरी इसमें से 4 घटाएंगे, मतलब 5 इसमें से घटाएंगे, कितना निकलेगा, तो जब इसमें 5 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपका +5 चल रहा है, +5 यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर आगे -1 चलेगा। तो 40 से अगर एक लेस करेंगे माइनस का, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 39। तो ऐसे वर्गांतर बनता है। फिर इसके बाद में और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 ऊपर, ठीक है। 5 आपने फिर प्लस किया, अब 5 यहाँ पर प्लस करेंगे तो 45 के स्थान पर यहाँ पर 40 के सामने क्या लिखा जाएगा, 40 के सामने आपका 44 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से ये वर्गांतर ये समावेशी श्रेणी के अकॉर्डिंग निकलती है ऐसे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे 30 में आप 5 जोड़ेंगे, 30 में आपने 5 जोड़ा गया तो 35 हो गया। अब 35 के जगह आप श्रृंखला में क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे, ठीक है। आमतौर पर जब अगली संख्या जोड़ी जाती है तो पहली संख्या की गणना नहीं की जाती है, और इसीलिए जहाँ पर 30 में 5 जोड़ा गया है उसमें से एक प्रकार से एक घटा दिया जाता है, फिर 34 लिखाते हैं। तो 30 और 34 आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप 35 है, 35 आपने 5 जोड़ा, एक घटाएंगे तो आपका कितना, मतलब 35। फिर उसके बाद में फिर 40 यहाँ पर होगा तो 40 से आपका 39 हो जाएगा, क्योंकि आप 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक घटा देंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से समावेशी श्रेणी में ऐसे कुछ निकलता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व समझाइए या बताइए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति खास करके प्राप्तांकों के औसत मूल्य का विभिन्न विधियों के द्वारा मापन किया जाता है या करती है, और इसके आंकड़ों की समान प्रवृत्ति का पता चलता है। केंद्रीय प्रवृत्ति में खास करके मुख्य रूप से 3 फैक्टर होते हैं, एक तो मध्यमान, एक मध्यांक और एक होता है बहुलक। इन 3 माध्यमों से या इन 3 जो है विधियों का प्रयोग करके केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें की जाती हैं, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का पहला महत्व ये है कि समस्त वर्गों गुणों को सूक्ष्म रूप में व्यक्त करता है केंद्रीय प्रवृत्ति। दूसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कराती है। तीसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से विभिन्न इकाइयों के मापों को प्रदर्शित किया जा सकता है। चौथी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य स्थिर होते हैं और इसीलिए इसका वर्णन शुद्ध और यथातथ्य होता रहता है। पांचवी बात, तुलनात्मक अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अधिक सहायक होते हैं। और छठी बात यह कि केंद्रीय प्रवृत्ति से समान निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं, इसीलिए इसका महत्व है। सातवीं बात यह कि शोध कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्तियों का किया जाता है, चाहे समांतर माध्य की बात करें, चाहे माध्यिका की बात करें, चाहे बहुलक की बात करें। तो केंद्रीय प्रवृत्ति इन तीनों के द्वारा होती है। इन तीनों मतलब जो माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत ही आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पांचवा प्रश्न है, मध्य बिंदु की गणना किस प्रकार की जाती है। मध्य बिंदु,
अच्छा, मध्य बिंदु और मध्यमान मध्यांक के सभी में अंतर है। मध्य बिंदु को मिड पॉइंट बोला जाता है, क्लियर, अंग्रेजी में। मिड पॉइंट का अर्थ होता है न्यूनतम और उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत, उसी को मध्य बिंदु बोला जाता है। मध्य बिंदु मिड पॉइंट को कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और इसको निकालने की जो विधि होती है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, मिड पॉइंट या कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है, कैपिटल एक्स बराबर या मिड पॉइंट बराबर होता है यू प्लस यल बटे टू। यू क्या होता है और यल क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चूंकि इंपॉर्टेंट है। तो यू क्या है भैया, यू की अगर बात की है तो यू जो होता है आपका, वो होता है उच्च सीमा, जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, उच्च सीमा, जो हमने वहाँ पर आपको वर्गांतर निकालना बताया था, तो उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा बताई थी, और उसको यू को बोलते हैं उच्च सीमा और यल को बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा। तो जब भी आपको निकालना हो मिड पॉइंट, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, आप उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में जो भी उत्तर आए उसमें से दो उस मतलब कि उसको दो से भाग कर दीजिए, आपका निकल आएगा क्या, मध्य बिंदु। कोई दो संख्याएं आपको दी गई हैं, माना किसी वर्ग का विस्तार, विस्तार की न्यूनतम या लोएस्ट सीमा जो है वो 20 है, और जो उच्चतम सीमा है वो कितनी है, 24 है। उच्चतम सीमा कितनी भैया, उच्चतम सीमा, निम्नतम सीमा यानी कि जो यल है वो 20 है, और जो उच्चतम सीमा यानी यू है कितनी है भाई, 24 है। तो मध्य बिंदु आपसे पूछे कि मध्य बिंदु क्या होगा, तो उसकी कैसे कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु भैया, मध्य बिंदु या एक्स जिसको आप बोलते हैं, आप उसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, एक्स निकालने के लिए आपको जैसे 45 49 के बीच में वर्ग विस्तार देते हैं, मतलब दिया जाता है वर्ग का विस्तार 45 49 40 44, ठीक है, ऐसे मतलब दे दिया जाता है, समावेशी श्रेणी जो दी जाती है, तो उसमें दिया जाता है ऐसे। तो अब इसको करेंगे क्या, 20 और 24 को आपस में जोड़ देंगे, 20 प्लस 24, और मतलब कि सूत्र क्या है, मध्य बिंदु प्लस मतलब कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक है, मध्य बिंदु आपका निकल आएगा, तो बटे 2 कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 44 बटे 2, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 22। 22 क्या है, मध्य बिंदु होगा, यानी कि एक्स जो होगा वो 22 होगा, क्लियर, ये होता है आपका मध्य बिंदु, क्लियर। तो मध्य बिंदु के बारे में अगर पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि मध्य बिंदु होता क्या है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं फटाफट से। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रामाणिक विचलन के गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए। प्रामाणिक विचलन के गुण और दोष क्या क्या हैं, फटाफट से आप बताएंगे। प्रामाणिक विचलन के गुण और प्रामाणिक विचलन के दोष क्या होते हैं। तो प्रामाणिक विचलन के गुण की अगर बात की जाए तो प्रामाणिक विचलन के कई सारे गुण होते हैं। जैसे पहला गुण ये होता है प्रामाणिक विचलन का, पहला गुण होता है कि यह विचलनशीलता की गति या दर का शुद्ध मापन होता है, क्योंकि गणितीय दृष्टिकोण से इसमें कोई अशुद्धि नहीं रहती है। प्रामाणिक विचलन में, प्रामाणिक विचलन में कोई अशुद्धि नहीं रहती है, गणितीय विधि से की जाती है। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो उसमें कोई गलती नहीं, 2 + 2 4 ही होता है। तो ये इसका एक गुण होता है कि जो वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिकता का प्रयोग करके चीज़ें की जाती है इसमें। दूसरा इसका गुण या दूसरा जो इसका क्वालिटी है वो ये है कि इसका मूल्य वितरण के सभी अंकों पर आधारित होता है प्रामाणिक विचलन का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। तीसरी बात ये कि प्रामाणिक विचलन जो होती है यह अपनी शुद्धता के कारण अन्य विचलन मापकों की अपेक्षा उच्च सांख्यिकी विश्लेषणों में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। जो प्रामाणिक विचलन होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सांख्यिकी की दृष्टि से अगर देखें तो, ये इसका मतलब उपयोग है। चौथा इसका गुण ये है कि सामान्य संभावना वक्र का मुख्य आधार होता है प्रामाणिक विचलन। तो प्रामाणिक विचलन के आधार पर ही सामान्य संभावना वक्र भी बनता है। तो ये होता है इसका गुण, किसका, प्रामाणिक विचलन का। जबकि अगर दोष की बात करें, प्रामाणिक विचलन के दोष क्या होते हैं भाई, तो प्रामाणिक विचलन के दोष की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात दोष ये है कि इसकी गणना क्रिया जो होती है बड़ी कठिन होती है, जटिल होती है, और इसी दृष्टि से प्रामाणिक विचलन बड़ा जब जटिल प्रोसेस होता है इसीलिए बहुत कम ही प्रयोग में किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और विचलन की अगर बात की, विचलन मान ज्ञात करने की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली विधि प्रसार क्षेत्र के द्वारा ज्ञात की जाए, दूसरी है चतुर्थांक विचलन, तीसरी है मध्यमान विचलन, और चौथी है प्रामाणिक विचलन या जिसको आप मानक विचलन बोलते हैं। प्रामाणिक विचलन को ही आप मानक विचलन बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड जो विचलन होता है, स्टैंडर्ड विचलन बहुत ही फेमस होता है मानक विचलन, और इसको ज्ञात करने के लिए खास करके बहुत ही उपयोगी होता है। और
ठीक है। 4 प्रकार से विचलन ज्ञात किया जाता है। विचलन का मान ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। प्रसार क्षेत्र, चतुर्थांक विचलन, मध्यमान विचलन, प्रमाणिक विचलन, और प्रमाणिक विचलन को ही मानक विचलन कहा जाता है। तो मानक विचलन की क्रिया जो है, क्रिया जो की जाती है मानक विचलन की, वो बड़ी कठिन होती है। प्रमाणिक विचलन बड़ा कठिन प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसका ये दोष है। दूसरा दोष ये है कि असमान वितरण में ये उपयोगी नहीं होता है। तो असमान मतलब अगर सामान्य वितरण है तो इसका मान आप सटीक तरीके से ज्ञात कर पाएंगे या इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर असमान वितरण है या असमान चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। इसमें प्रमाणिक विचलन ये होता है। प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन के कई सारे उपयोग भी होते हैं। इसके कई उपयोग होते हैं, जैसे कि जब वितरण सामान्य हो तो इसका उपयोग किया जाता है। जब वितरण का केंद्रवर्ती मान मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो तो भी प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन का प्रयोग करके आप चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। जब दो वितरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। जब समूहों की सजातीयता विषम जातीयता का अध्ययन करना हो तो भी आप प्रमाणिक विचलन का उपयोग करते हैं। प्रमाणिक विचलन का उपयोग जब आप करते हैं तब आप करते हैं जब सहसंबंध तथा मानक त्रुटि आदि की विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो, या फिर जब मूल प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांकों में बदलना हो तो भी आप प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन। क्लियर? आगे समझिए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा सभी लोग। सहसंबंध गुणांक की उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध गुणांक की उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध गुणांक की अगर बात करें तो क्या होता है भाई सहसंबंध गुणांक? सहसंबंध की अगर बात की तो रिलेशन जिसको बोलते हैं उसी को सहसंबंध बोलते हैं। इसके कई सारे उपयोग होते हैं। इसकी उपयोगिता की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके कई उपयोग होते हैं। एक तो होता है विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहायता, पहली बात। दूसरा वैधता ज्ञात करने में सहायक होता है, और तीसरी बात भविष्य कथन में भी सहायता प्रदान करता है सहसंबंध। तो सहसंबंध किस तरीके से विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहायक है? पहली बात तो जैसे मान लेते हैं किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने में सहसंबंध गुणांक का सहारा लेना पड़ता है हमको। जैसे मुख्य रूप से अगर बताएं आपको तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की 4 विधियां होती हैं। एक तो परीक्षण या एक प्रकार से परीक्षण पुनर्परीक्षण, या समानांतर प्रारूप बना करके, या अर्ध विच्छेद करके, या फिर एक प्रकार से तर्कयुक्त समानता विधियों के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर के विश्वसनीयता ज्ञात करने में भी सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात वैधता ज्ञात करने में। क्लियर? वैधता जैसे मान लेते किसी विद्यार्थी के व्यक्तिगत परीक्षण में किसी एक शील गुण के प्राप्तांक तथा शिक्षकों के द्वारा प्रदत्त उस शील गुण से संबंधित प्राप्तांकों के बीच में अगर सहसंबंध अधिक धनात्मक मिलता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्राप्तांकों में के बीच में एक रूपता है। और इस प्रकार किसी समायोजन प्रश्नावली जो शोधकर्ता द्वारा निर्मित की गई है उसकी वैधता ज्ञात करने के लिए पहले किसी शिक्षा शास्त्री या मनोविज्ञान वेत्ता के द्वारा निर्मित प्रख्यात समायोजन प्रश्नावली के प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक सामान्य से अधिक धनात्मक रूप में प्राप्त होता है। तो यह कहा जाता है कि समायोजन प्रश्नावली समायोजन से संबंधित शील गुण के मापन के लिए पर्याप्त वैध है। यानी शोधकर्ता के द्वारा जो बनाया गया समायोजन प्रश्नावली है उसके अंतर्गत वैधता है। तो वैधता की जांच करने में सहायता होता है, वैधता को ज्ञात करने में सहायता करता है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध के गुणांक के द्वारा आप जो है वैधता की या एक प्रकार से क्लियरी मतलब कि चीज़ों को सही और गलत क्या है, सही क्या गलत है, उसके बारे में पता लगा पाते हैं। तीसरी उपयोगिता इसकी है भविष्य कथन में सहायता करता है। यदि दो चरों के बीच में सहसंबंध है तो एक चर के प्राप्तांकों के आधार पर दूसरे चर के प्राप्तांकों की भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है कि भाई अगर ये हुआ है इसमें तो आगे इस चीज़ में वो होगा, चूंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसे मान लेते हैं मैंने आपको गन्ना चीनी का उदाहरण दिया था, तो गन्ना और गन्ना से ही चीनी बनता है। तो गन्ना के मूल्य में वृद्धि हुई या गन्ना कम पैदावार हुई तो एक प्रकार से चीनी का रेट बढ़ेगा, ये पहले से क्लियर हो जाता है। तो ये सहसंबंध गुणांक के द्वारा पता चलता है कि भाई एक बात जैसे कि अगर मान लेते हैं आप मेरी तबीयत खराब हुई तो आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें
ये भी एक प्रकार से सहसंबंध पर ही आधारित है। भविष्य में आपको पता चलेगा, आपको ये पता है पहले से कि अगर जो है शुक्ला सर को कुछ हो जाता है तो हमारी क्लास मान लेते शुक्ला सर नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में ही जैसे आप अगर कहीं पर कोई दूसरी चीज़ देख रहे हैं, मान लेते हैं इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, अभी कल आपने देखा होगा रात में हराया है इंग्लैंड को भारत ने, बहुत ही ज़बरदस्त हार, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भारत की जीत हुई है और इंग्लैंड को बहुत ही जो है घसीट करके एकदम से धोया है। आप मान लीजिए रोहित शर्मा तो मार ही रहे हैं इस समय, अलग इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो वो एक प्रकार से आप समझ रहे हैं चीज़ों को ना, तो ऐसे ही भविष्य कथन में सहायता प्रदान करती हैं एक प्रकार से सहसंबंध गुणांक। क्लियर? तो भविष्यवाणी करने में सहायता भी करता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष क्या क्या हैं बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि से आप क्या समझते हैं। स्पीयरमैन की श्रेणी क्रम विधि या कोटि अंतर विधि की अगर बात की जाए तो इसे कम या अनुपस्थिति रीति भी कहा जाता है। यह उन गुणात्मक तथ्यों के सहसंबंध के लिए ज़्यादा उचित मानते हैं जिसका संख्यात्मक मापन हम लोग नहीं कर सकते हैं और इन्हें एक ही क्रम संख्या में रखा जाता है, जैसे बुद्धिमत्ता, सौंदर्य व ईमानदारी, इन सभी का मापन करना हुआ तो ये स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के द्वारा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 40 व्यक्तियों की ईमानदारी और सुंदरता के बीच सहसंबंध की जानकारी करना है तो इन तथ्यों का संख्यात्मक मापन नहीं हो पाएगा और इन गुणों के आधार पर ही स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणों की जानकारी की जा सकती है। और स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि का प्रयोग दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है, जब पद मूल्य मालूम हो अथवा जब पद का मूल्य ना मालूम हो, मात्र क्रम ही ज्ञात हो। दोनों स्थितियों में स्पीयरमैन की जो कोटि अंतर विधि है इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। और इसका जो गुण है ये मतलब गुण क्या है श्रेणी क्रम विधि का या कोटि अंतर विधि का। पहला गुण इसका ये है कि यह विधि समझने और गणना करने की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही सरल है, इस दृष्टि से उपयोगी है। दूसरी बात, अनियमित सामग्री के लिए यह विधि उपयुक्त है। अगर अनियमित सामग्री है तो उसके लिए भी कोटि अंतर विधि बहुत ही उपयोगी है। तीसरी बात, जो स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है इसके प्रयोग से त्रुटि की संभावना बहुत कम रहती है, बहुत कम गलतियां, बहुत कम एरर्स होती हैं इस विधि का प्रयोग करने में। चौथी बात ये है, चौथा गुण ये है कि इस विधि में पदों की मात्रा की शुद्धता की अपेक्षा क्रम शुद्धता अधिक आवश्यक होती है। क्रम शुद्धता बहुत जरूरी है। पदों की मात्रा की शुद्धता अगर कम भी हुई तो चल जाएगा, लेकिन क्रम शुद्धता बहुत जरूरी होता है इसमें। ये 4 इसमें गुण होते हैं। अगर इसके दोषों की बात की जाए खास करके स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि की, तो पहला दोष ये है कि जब n का मान या नंबर का मान अधिक होता है, संख्याओं का मान अधिक होता है, तब इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तब उस स्थिति में नहीं होता। तो एक ये दोष हो गया। दूसरा दोष इसका ये है कि इस विधि में वास्तविक अंकों से मापन करके उनके क्रम के आधार पर सहसंबंध ज्ञात करना मतलब करते हैं और इस दृष्टि से देखें तो ये इसका दोष है। तीसरी बात यह है कि इस विधि के द्वारा प्राप्त सहसंबंध का मान प्रोडक्ट मोमेंट विधि की अपेक्षा कम आता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये इसका ये दोष है। तो ये इसका दोष और जो है लाभ और हानि दोनों मैंने आपको बता दिया स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। क्लियर? आगे देखिए। तो ये हो गए भाई कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, लघु उत्तरीय प्रश्न। बाकी प्रश्नों की ओर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों मतलब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो आपको उसमें समझाऊंगा, बहुत ही विस्तार समझाऊंगा, तो आपको वहाँ पर समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, एक दिन मैं समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है पूरा मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगा। समांतर माध्य मतलब कि माध्यिका, माध्य और बहुलक, इसको ज्ञात करने की मैं बोर्ड पर पूरा का पूरा एक ट्रिक बताऊंगा, जिसमें आपको सारा का सवाल लगाने का तरीका, मैं विचलन उचलन कैसे निकालते हैं ये सब मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सवाल लगवाऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं आपको बताने का काम करूँगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं दीर्घ उत्तरीय से। खंड सा में जो प्रश्न आपसे आएंगे वो 4 की संख्या में पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है दीर्घ उत्तरीय का।
500 शब्द का सीधा सा मतलब होता है लगभग 4 पेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति वितरण तालिका निर्माण के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आवृत्ति वितरण के बारे में मैं जल्द ही इस पर चर्चा करूंगा। ये प्रश्न आपकी इसकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सार्डियन से आप क्या समझते हैं? सार्डियन के उद्देश्य एवं प्रकारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सार्डियन क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपको मैं बताऊं, आप अगर सोशियोलॉजी आपने लिया है तो सोशियोलॉजी का पेपर 2 भी इसी प्रकार का है। सोशियोलॉजी के पेपर 2 में भी आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 में भी पढ़नी होती है, मनोविज्ञान में भी आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कई सब्जेक्ट में आपको ये चीज़ें पढ़नी होती हैं और इकोनॉमिक्स में भी आपको ये पढ़ना होता है। क्लियर? आगे देखिए, सार्डियन की अगर बात किया है तो सार्डियन चर्चा करेंगे हम। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आंकड़ों के रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? रेखीय प्रदर्शन के महत्व या उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता को बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। प्रश्न तो 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है और इस पर मैं जल्दी चर्चा कर दूंगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन 4 प्रश्नों को आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि इन पर वीडियोस आपको मिले। ठीक है, और बाकी और की आपकी क्लासेस होती रहेंगी और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो मॉडल पेपर को एक बार और फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और इन सभी प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी। इसी प्रकार से और भी मॉडल पेपर आपके समक्ष में देता रहूँगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।